बिहार विधानसभा चुनाव ये वो महाकुंभ का मेला है जो हर 5 साल में लगता है। हालांकि बीच में अगर उलटफेर हो जाए तो एक साल में 2 बार भी चुनाव हुए हैं। तो इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें खास तौर से नजर है मुस्लिम वोट बैंक पर, क्योंकि सबका अपना अपना जनाधार है। चिराग पासवान की बात कर ले, उनका अपना जनाधार है। जीतन राम मांझी की बात कर ले, उनका अपना जनाधार है। हम जेडीयू की बात कर ले, उनका अपना जनाधार है। बीजेपी का अपना जनाधार है। आरजेडी का अपना जनाधार है। कांग्रेस का अपना है। वीआईपी का अपना है। वामपंथी दलों का अपना है। सबका अपना अपना जनाधार है, यानी कि पारंपरिक वोट बैंक सबके हैं। लेकिन एक ऐसा तबका है जो जिस पाले में बैठ जाए उसको सत्ता तक पहुंचाने का दमखम रखता है, और यह धड़ा है मुस्लिमों का। जी हां, मुसलमान ये जो वोट बैंक है वो ऐसा वोट बैंक है जिसको अपने पाले में करने के लिए तमाम जद्दोजहद की जाती है। लोग हैदराबाद से उठ करके बिहार में आ जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो सोचिए कि ये कितना मजबूत धड़ा है जो बिहार की राजनीति की रूपरेखा, या कह लें कि दिशा निर्देश, या कह लें कि जो रास्ते हैं सत्ता तक पहुंचने के, उसको तय करने में, उसको बदलने में और बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। इस बार जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार सीमांचल पर नजर बनाए हुए हैं, जेडीयू उस पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि सीमांचल का वो इलाका है, खास करके जो 4 जिले हैं सीमांचल में, वहां पर 24 विधानसभा सीटें हैं। तो सबकी नजर में वो 24 विधानसभा सीटें गड़ी हुई है कि किसी तरीके से यहां पर ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को अपने फेवर में किया जाए। यही वजह है कि पीएम मोदी तो पहुंच करके तमाम घोषणाएं कर देते हैं, हजारों करोड़ के निवेश की बात कर देते हैं, हजारों करोड़ की सौगात दे देते हैं। लेकिन जब मुस्लिमों के ध्रुवीकरण की बात आती है तो पीएम मोदी का जादू भी, या यूं कहें कि पीएम मोदी का तिलिस्म भी टूटता हुआ नजर आता है। तो आखिरकार ये कैसे होता है, इसके बारे में तमाम समीकरण क्या हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, ये मुसलमानों का वोट बैंक ऐसा है जिसके कारण खुद पीएम मोदी भी बैकफुट पर जाते हुए नजर आते हैं। बीजेपी एक तरफ तो हिंदुत्व की राजनीति करती है, सनातनी मुद्दों को बढ़ा चढ़ा करके सामने लेकर के आती है, लेकिन उन्हें भी ये लगता है कि मुसलमानों को नजरअंदाज करके बहुत आगे की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। यही वजह है कि 3 तलाक वाले कानून की बात कर ली जाए, चाहे बात कर ली जाए जो वक्फ बोर्ड वाली बात है उसकी बात कर ली जाए, या फिर बात कर ली जाए पसमानदा मुसलमानों की भलाई की बात कर ली जाए। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी ने इसे अपना मुद्दा बनाया हुआ है कि पसमानदा मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुंचाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, और वक्फ बोर्ड का जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी सामने आया है, जो भी फैसला हुआ है, उसके माध्यम से भी बीजेपी यही साबित करना चाह रही है कि हम मुसलमानों के फेवर में, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी भलाई की बात सोच रहे हैं। और जो कुछ मठाधीश बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मुसलमानों को बरगला रहे हैं, उसका इस्तेमाल अपने फेवर में कर रहे हैं, उनको हम साइडलाइन करना चाहते हैं। और यही बात जो मुसलमानों की आधी आबादी है उसके लिए भी की जाती है कि हम उनके मतलब जो उनके जो अधिकार हैं, जो महिलाओं के अधिकार हैं, उसके लिए बीजेपी हमेशा लड़ाई लड़ रही है। इस तरह का प्रोजेक्ट किया जाता है बीजेपी की तरफ से। लेकिन क्या ये जो तमाम लुभावने वादे हैं, जो लुभावनी योजनाएं हैं, वो किसी भी तरीके से मुसलमानों को प्रभावित कर पाती है? तो जो आंकड़ों की बात मैं अभी करने वाला हूं, तो उसको देख करके, उसको समझ करके आपको भी ये लगेगा कि मुसलमानों का जो ध्रुवीकरण है वो अक्सर ये देखा गया है कि वो बीजेपी के विरोध में ही होता है। और बीजेपी को भी ये पता है, तो वो कोशिश तो करती है कि मुसलमानों को अपने फेवर में ले ले, लेकिन उसे भी जमीन की हकीकत पता है कि मुसलमान हमारे फेवर में एकजुट होकर के तो नहीं आएंगे, क्योंकि कोई कड़वाहट है उनके अंदर में। वो कड़वाहट किसी भी वजह से हो सकती है, उस मुद्दे पर अभी हम नहीं जाएंगे, बल्कि बात करेंगे कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। आंकड़ों की नजर से देखें तो क्यों
बीजेपी के साथ साथ पीएम मोदी भी सहमे नजर आते हैं इस जब मुस्लिम वोट बैंक की बात की जाती है कि आखिरकार ये क्यों नहीं पाले में आ पा रहा है। तो अगर हम केवल सीमांचल की बात कर लें तो जो 4 जिले हैं, चाहे किशनगंज की बात कर लें, पूर्णिया की बात करें, अररिया की बात करें या फिर हम कटिहार की बात करें, तो यहां पर ऐसी भूमिका में है मुसलमान की जिस पाले में वो चले जाएं उनकी जीत लगभग तय है। क्योंकि किशनगंज की बात कर लें तो वहां तो 68% आबादी मुसलमानों की है। वहां पर तो मुसलमान ही तय करेंगे कि वहां का विधायक कौन होगा। अब अगर हम दूसरे अररिया की बात कर लें तो वो 43% है, कटिहार की बात कर लें तो वहाँ पर 45% है, अगर पूर्णिया की बात कर लें तो यहाँ भी 40% है। यानी कि ये पूरा जो बेल्ट है सीमांचल का, ये बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम बाहुल्य वाला इलाका है और वहाँ पर मुसलमानों के सपोर्ट के बिना कोई जीत करके आ जाए ऐसा होना संभव नहीं है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि पूरे बिहार की स्थिति क्या है। तो मैं पूरे बिहार की स्थिति बताऊं तो करीब 87 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। यानी कि एक बड़ी और निर्णायक भूमिका में मुसलमानों की पूरी आबादी नजर आती है। क्योंकि अगर इसके उलट हम हिंदुओं की बात करें तो हिंदू वोट बैंक जो है वो बटा हुआ है, अगड़ी जाति में, पिछड़ी जाति में, सवर्ण में, महादलित में। यानी कि कई दल ऐसे हैं जो अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, अलग अलग स्तर पर राजनीति कर रहे हैं। तो इन सीटों पर यानी कि जो 87 सीटें हैं जहां पर 20% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, तो वहां पर मुसलमान चाहें तो निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं अगर उनका ध्रुवीकरण हो गया तो। अब 47 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 15 से 20% के बीच में है। तो 15 से 20% के बीच में 47 सीटों का होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि एक तरफ तो हम चिराग पासवान की बात कर लें जो 10 से 12% महादलित की राजनीति करते हैं और ये दावा करते हैं कि उनका दबदबा लगभग 30 सीटों पर है। इसी तरीके से अगर हम मुकेश सहनी की बात कर लें जो मल्लाह और निषाद की राजनीति करते हैं, तो उनका कहना है कि करीब 10 से 12% हमारे लोग हैं और वो कहते हैं कि हमारा दबदबा करीब 70 सीटों पर है। तो जब 10 से 12% में इतना बड़ा खेल हो सकता है तो सोचिए कि 87 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी के लोग हैं, मतदाता हैं, और 47 सीटों पर 15 से 20% मुस्लिम हैं। अब हम ये बात करते हैं कि क्या बीजेपी से इनकी नाराजगी है, तो वो भी आंकड़ों में मैं आपको समझा देता हूं। अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं, हम 2014 में जाते हैं जहां से बीजेपी का दबदबा बनना शुरू हुआ, जहां से मोदी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं केंद्र की राजनीति में। तो 2014 में जब मोदी इंट्रोड्यूस होते हैं केंद्र की राजनीति में, तो जो बिहार में एनडीए की जो रेल आगे बढ़ रही थी, बीजेपी और जेडीयू मिलकर के सरकार बना कर आगे बढ़ रही थी, तो उस वक्त जेडीयू बगावत कर जाती है और बगावत करने के बाद जेडीयू वामपंथी दलों के साथ मिलकर के गठबंधन बनाती है और 2014 में वो इलेक्शन लड़ लेते हैं, लोकसभा चुनाव। तो इस लोकसभा चुनाव में जेडीयू के पाले में 23.5% वोट आता है मुसलमानों का, एक बड़ा वोट बैंक। लेकिन जब यही जेडीयू 2019 में एक बार फिर बीजेपी के साथ जुड़ करके लोकसभा चुनाव लड़ती है, तो ये वोट प्रतिशत घट करके 6% हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम 2019 की बात करें, जब ये आरजेडी और कांग्रेस वाले मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, गठबंधन बना के चुनाव लड़ रहे थे, तो उस वक्त इन्हें 2019 में जब जेडीयू को 6% मुस्लिम वोट मिला, तब आरजेडी और कांग्रेस को 80% वोट मिला था मुसलमानों का। और अगर हम 2024 की बात कर लें तो यहां पर 87% मुस्लिमों का जो वोट है वो मिला आरजेडी प्लस कांग्रेस को, और दूसरी तरफ जो जेडीयू है उसको मिला केवल 12%। तो यहां पर
देखने वाली बात यह है कि जेडीयू जब भी बीजेपी के साथ में आते, अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें, अगर ये लोकसभा चुनाव की बात हो रही है तो विधानसभा चुनाव की बात कर लें, तो विधानसभा चुनाव जो 2015 में हुआ था उसमें भी जेडीयू आरजेडी के साथ गठबंधन बना करके चुनाव लड़ी थी और उस वक्त 80% मुस्लिम वोट जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन को मिला था। तो यहां पर यह देखना बहुत ही दिलचस्प है कि जब भी जेडीयू अपना पाला बदल करके बीजेपी के साथ जाती है तो वहां पर मुस्लिम वोट बैंक बिल्कुल छिटक जाता है उनके पाले से। यानी कि जेडीयू के परंपरागत वोट बैंक ये मुस्लिम नहीं हैं। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार कई बार उर्स में देखे जाते हैं, कई बार दावते वलीमा में देखे जाते हैं, कई बार वो जो तमाम इफ्तार पार्टी होता है उसमें देखे जाते हैं, टोपी लगा करके बाकायदा मज़ार पर जाते हुए दिखते हैं, यानी कि मुसलमानों को लुभाने की हर कोशिश में नजर आते हैं। हालांकि पिछले दिनों जो मामला हुआ जिसमें टोपी पहनाने की कोशिश की गई नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार ने वो टोपी नहीं पहनी और हटा दिया अपने सिर से। तो वहां से एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार भी अब ये समझ चुके हैं कि अगर मैं बीजेपी के साथ रहूंगा, उनके साथ गठबंधन में जैसे अभी हैं, ये एनडीए का हिस्सा बने हुए नीतीश कुमार, तो किसी भी हाल में चाहे वो टोपी पहन लें, चाहे मजार पे चले जाएं, चाहे उर्स में चले जाएं, चाहे इफ्तार पार्टी में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो मुसलमानों का विश्वास उन पर जमने वाला नहीं है। ये बात नीतीश कुमार समझ चुके हैं। तो एक तो नुकसान नीतीश कुमार को होता है बीजेपी के साथ जाने पर कि वो मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटक जाता है, लेकिन दूसरा फायदा होता है बीजेपी के साथ रहने पर। वो फायदा ये है कि जो कोर हिंदुत्व वाले वोट होते हैं, जो सवर्ण वाले वोट होते हैं, वो जुड़ जाते हैं जेडीयू के साथ में। यानी कि जेडीयू जिस तरीके से पिछड़े, अति पिछड़े और मुस्लिम की राजनीति करती है जब वो आरजेडी के साथ में होती है, तो जैसे बीजेपी सामने आ जाती है, बीजेपी के साथ इनका गठबंधन बन जाता है, तो ये मुस्लिम वाला वर्ग हट करके उसमें सवर्ण लोग ऐड हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के, और हम ये देख पा रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से इन्हें 43 सीटों पर संतोष करना पड़ा, तो उसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही थी कि चिराग पासवान के कारण इनकी पार्टी को कम सीटें मिली, और ये आरोप लगाते रहे नीतीश कुमार बाद के दिनों में। लेकिन इसके पीछे जो मुस्लिम फैक्टर है वो एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जैसे ही आप बीजेपी के साथ जाते हैं, यानी जेडीयू बीजेपी के साथ जाती है, तो इनका मुस्लिम वोट बैंक छिटक जाता है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार आज की तारीख में जब विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो अब मुस्लिम वोट बैंक पर किसका दबदबा होने वाला है। तो इस बार मुस्लिम वोट बैंक बटा हुआ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि बीजेपी के जो तमाम कद्दावर नेता हैं, या कह लें कि पीएम मोदी हैं, वो लगातार सीमांचल का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये मौका अच्छा है कि वहां पर मुस्लिम वोट बैंक बट जाए और जो हिंदू वोट बैंक है वो एकजुट होकर के बीजेपी या जेडीयू के खाते में चला जाए। तो उसके लिए आप इस समीकरण को भी समझिए कि जन सुराज पार्टी अब अपने आप को मुस्लिमों की बड़ी पैरोकार पार्टी बता रही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि हम कम से कम 40 मुस्लिम जो उम्मीदवार हैं उसको जिता करके विधायक बनाएंगे, यानी कि 40 विधायक होने चाहिए जनसंख्या के लिहाज से, आबादी के लिहाज से। और वो जिस तरीके से बिहार बदलाव इजलास चला रहे हैं, उससे भी ये बात खुल करके सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर ये चाहते हैं कि मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक उनके खाते में आए। अब हैदराबाद से उठ करके ओवैसी यहाँ पर आते हैं और मुस्लिमों का एकमात्र नेता खुद को बताने में लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं, तो वो भी सीमांचल में ही अपने ज्यादातर उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं। अब यहां पर जो ट्विस्ट आता है वो ये आता है कि ओवैसी को बराबर जो विपक्ष के दल हैं, चाहे आरजेडी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, या दूसरे जो भी दल है वामपंथी की बात कर लें, तो वो ये बताते रहे कि ओवैसी जो बीजेपी है उसकी बी पार्टी वो AIMIM बना करके आ जाते हैं बिहार में और वोट काट करके बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। तो इस बार ओवैसी ने कह दिया कि भैया हम कोई बी पार्टी नहीं है, हम तो आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं, यानी महागठबंधन का हिस्सा बनने को तैयार हैं। लेकिन आरजेडी को लगता है कि भैया ये तो जरूर कहीं ना कहीं जो है गेम करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद के दिनों में हमारे साथ जुड़ करके एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने विधायक बनवा ले और बाद में जब बीजेपी को ज़रूरत हो तो उन्हें समर्थन कर दे बाहर से। हालांकि ऐसी संभावना बहुत कम ही होती है कि AIMIM किसी भी तरीके से बीजेपी के साथ जुड़ जाए, क्योंकि दोनों की विचारधारा बिल्कुल दो ध्रुव के समान है, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के समान है, तो दोनों का जुड़ना लगभग असंभव ही माना जाता है। हालांकि राजनीतिक में सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ होता है। तो
ये देखा जा रहा है कि जो आरजेडी है वो भी अपने आप को मुसलमानों का बड़ा पैरोकार बताती रही है। उधर जनसुराज पार्टी ने अपना मोर्चा खोला हुआ है और AIMIM जो अभी तक केवल 6 या 7 सीटों की बात कर रही थी कि हमें अगर महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए तो हम 6-7 सीट पा करके हम संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन अब AIMIM भी है अपने जो भी मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने जा रही है। यानी कि यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो वोट बैंक है, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत JDU के खाते में भी जाने की संभावना बन जाए। और अगर उन मामलों को बहुत संजीदा से ले लेते हैं, अगर हम 3 तलाक की बात कर लेते हैं, पसमानदा मुसलमानों की बात कर लेते हैं या वक्फ कानून की बात कर लेते हैं, तो हो सकता है कि 1-2% जो वोट है वो बीजेपी के खाते में भी चली जाए। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि NDA के खाते में 5-6% सीट जाने की गुंजाइश बनती दिख रही है। 5-6% वोट बैंक उनका बन सकता है मुसलमानों के बीच में। लेकिन जो ज़्यादा बड़ा वोट बैंक है वो तो JDU जनसुराज पार्टी के बीच में बंटना है और साथ ही बंटना है AIMIM के साथ में। यानी कि 3 पार्टीज ऐसी हैं जो मुसलमानों के ऊपर फोकस करके बैठे हैं, बिल्कुल गिद्ध दृष्टि बना करके वहां पर बैठे हुए हैं। तो क्या ऐसा माना जाए कि अगर ये 3 धड़ों में बंट जाता है मुस्लिम वोट, तो वहां पर जो हिंदू है वो अगर एकजुट होकर के या तो JDU को वोट कर दे, या अगर वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं उसको वोट कर दे, या वहां पर चिराग पासवान के उम्मीदवार हैं या हम के उम्मीदवार हैं या उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार हैं, उनको अगर एकजुट होकर के वोट ये दे देते हैं हिंदू, तो हो सकता है कि मुस्लिम बाहुल इलाका होने के बावजूद वहां से कोई हिंदू उम्मीदवार जीत करके आ जाए। यानी कि जो NDA के उम्मीदवार हैं वो जीत वहां पर दर्ज करने में कामयाब हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर कोशिश होगी हर दल की कि वो मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण कर दें, एकजुट कर लें। उस दौरान हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कई मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं वो भी अपील कर दें, ये भी बोल दें कि भैया आपको किस पार्टी को देना है, बिल्कुल ध्रुवीकरण कर दी जाए वहां पर। तो कुल मिलाकर के इसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है कि मुसलमानों की का जो भी है वो ध्रुवीकरण हो जाए। शायद यही वजह है कि बार बार PM मोदी यहाँ पर आकर के तमाम सौगातें दे रहे हैं, तमाम ऐलान कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि भले आप यहाँ पर मुस्लिम समुदाय ज़्यादा है, बहुसंख्यक है, इसके बावजूद केंद्र सरकार उनकी फिक्र कर रही है। तो PM मोदी को केवल 5 से 10% मुस्लिम वोट बैंक को ही तोड़ना है। अगर उन्होंने तोड़ लिया तो हो सकता है कि जिस तरीके से सीमांचल में, हालांकि सीमांचल में NDA का अच्छा रिकॉर्ड रहा है, अच्छे उसके उम्मीदवार जीत करके आते रहे, कभी 13 उम्मीदवार जीत गए वहाँ से, कभी 8 उम्मीदवार जीत गए। यानी कि ऐसा नहीं है कि सीमांचल पर हमेशा एक तरफा फैसला होता रहा है। तो उसके जड़ में बस यही बात है कि अगर 5 से 7% भी अगर NDA के सपोर्ट में आ जाता है मुस्लिम आबादी, तो बाकी का खेल जो हिंदू हैं वो एकत्र होकर के, या उसका कह लें कि ध्रुवीकरण अगर हो जाता है तो वो एकजुट होकर के जिताने का काम कर जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है दबाव में तो बीजेपी है, क्योंकि 24 सीटों का सवाल है और कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश की बात कर लें तो 87 सीटों का सवाल है, जहां पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो यही वो तमाम वजह है जिससे बीजेपी बैकफुट पर है, PM मोदी बैकफुट पर हैं और बैकफुट पर हैं नीतीश कुमार, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी भी तरीके से अगर ध्रुवीकरण हो गया मुसलमानों का तो इस बार मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।